Hello students, my name is Atisha Chhajit. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग Me3O2 का यूनिट नंबर 2 कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मेटल कटिंग, जिसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, चिप फॉर्मेशन, कंटिन्यूस चिप विथ बिल्ट अप एज and discontinuous chips. मेटल कटिंग यानी कि धातु कर्तन। आज जो हमारा चैप्टर है वो है कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस, जिसे बोलते हैं परंपरागत धातु कर्तन प्रक्रम। ये क्या होता है? धातुओं को फॉर्मिंग प्रोसेस द्वारा विभिन्न आकार प्रदान करने की विधियों का अध्ययन हम हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं, जिसमें धातु को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन विधियों में हमने पढ़ा था फॉर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन एट्सेट्रा। फॉर्मिंग के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रक्रमों में धातुखंड यानी कि वर्कपीस की अतिरिक्त धातु को मशीनिंग करके छिलकों के रूप में काटा जाता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। इन्हें परंपरागत या पारंपरिक धातु कर्तन प्रक्रम या साधारण मशीनन प्रक्रम कहा जाता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप के धातु कर्तन प्रक्रम हैं, जैसे कि टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, ब्रोचिंग एंड थ्रेडिंग। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेटल कटिंग, जिसे बोलते हैं धातु कर्तन। ऐसी धातु कर्तन प्रक्रमों पर कार्यखंड और औजार के मध्य की आपेक्षिक हलचल का प्रभाव पड़ता है तथा कर्तन औजार की तीक्ष्ण धार को काटे जाने वाले कार्यखंड के निकट संपर्क में लाया जाता है। तो मेटल कटिंग क्या है? जो वर्कपीस है और जो टूल है, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक हलचल होती है, ठीक है, तो उसका प्रभाव वर्कपीस पर पड़ता है। जो कटिंग टूल है, जिसमें शार्प कटिंग एज होती है, ठीक है, तो जब वो वर्कपीस के संपर्क में आता है, उसके निकट आता है, तो उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उक्त आपेक्षिक हलचल प्राप्त करने के लिए या तो वर्कपीस या फिर कटिंग टूल या फिर दोनों में से रोटेटिंग या फिर स्थानांतरीय गति प्रदान की जाती है, यानी कि या तो वर्कपीस को स्थिर रखा जाए और कटिंग टूल को मूव किया जाए, या फिर कटिंग टूल को स्थिर रखा जाए और वर्कपीस को मूव किया जाए, या फिर दोनों को ही रोटेट किया जाए, या फिर दोनों में से किसी एक को स्थानांतरणीय गति प्रदान की जाए। तो इस तरह से इनमें से कोई भी प्रोसेस इस्तेमाल करके मेटल कटिंग की जाती है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, यानी कि धातु कर्तन का प्रारंभिक सिद्धांत। धातु कर्तन के अंतर्गत धातुखंड की सतह के अतिरिक्त धातु को कर्तन औजार से काटते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा है कार्यखंड, ठीक है, और ये है हमारा औजार, ठीक है। तो इस कर्तन औजार द्वारा इस कार्यखंड को काटा जा रहा है। इसमें काटने के बाद जो अतिरिक्त धातु निकलती है, जो कि ये है अतिरिक्त धातु, ये छिलके यानी कि चिप्स के रूप में सतह से निकलती हैं। तो फलस्वरूप धातुखंड का वांछित आकार तथा साइज हमें मिल जाता है। धातु कर्तन मशीन औजारों पर विभिन्न मशीन प्रक्रमों द्वारा किया जाता है। मशीन प्रक्रम के अंतर्गत कार्यखंड से अतिरिक्त धातु को कर्तन या फाड़ने की क्रिया को कर्तन औजारों द्वारा किया जाता है। इस क्रिया में कर्तन औजार धातु के अंदर प्रवेश करके धातु को चिप्स के रूप में काटता है
धातु के छिलके पर औजार का दाब तीर की दिशा में लगता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगता है, कटिंग प्रेशर लगता है, जिसके फलस्वरूप धातु छिलका यानी कि चिप धातु सतह से कटकर दरार के स्थान पर से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से अलग हो जाता है। इस प्रकार के छिलके बनने तथा कटकर अलग होने की क्रिया कंटिन्यूसली होती रहती है। साथ ही चिप्स पर कटिंग फोर्स और संपीड़न बल भी काम करते हैं। कटिंग फोर्स से छिलका धातु की सतह पर से कटता है और संपीड़न बल से उसकी वास्तविक लंबाई संपीड़ित होकर उस समय तक घटती है जब तक कि छिलका औजार से अलग नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से मेटल कटिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये औजार है, ये यहाँ से चिप अलग हो रही है। ठीक है, ये चिप और इस औजार के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है। यहाँ पर बीच में कर्तन द्रव, ठीक है, कटिंग फ्लूइड डाला जाता है। ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं कर्तन दल। जो चिप जो रिमूव हो रही है उसकी जो थिकनेस है वो है T1। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चिप फॉर्मेशन। ठीक है, चिप का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि छीलन की रचना। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये है लंबकोणीय कर्तन, जिसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग। ठीक है, इस क्रिया में कार्यखंड को स्थिर रखा जाता है और औजार को कार्यखंड में दाईं ओर से बाईं ओर आगे बढ़ाया जाता है, जिसके फलस्वरूप औजार के सामने की धातु गंभीर रूप से संपीड़ित होती है और इस संपीड़न होने के कारण अपरूपण प्रतिबल होता है। इस प्रतिबल का मान अपरूपण तल पर अधिकतम होता है। तन्य पदार्थ वाले कार्यखंड में अपरूपण तल पर पदार्थ सुगठितापूर्वक प्रवाहित होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, ये जो अपरूपण होता है ये एक निश्चित क्षेत्रफल पर होता है, जो कि है ABCD। ठीक है, इस अपरूपण तल, ये जो है अपरूपण तल, ठीक है, इस अपरूपण तल के नीचे की रेखा AB, ठीक है, इस पर धातु की संरचना में दीर्घीकरण प्रारंभ हो जाता है और यह अपरूपण तल से ऊपर रेखा D तक चलता है। रेखा CD पर पदार्थ का विरूपण होता है। ठीक है, तो ये जो ABCD है इस पूरे क्षेत्रफल पर ये अपरूपण काम करता है। ठीक है, जब कटिंग प्रोसेस होता है और इस टाइम जो ये चिप निकलती हैं, ये जो चिप होती हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और थोड़ी सी असावधानी होने पर प्रचालक को इससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस चिप को हटाए बिना प्रचालक को आगे कार्य करने में असुविधा होती है। ठीक है, तो इस असुरक्षात्मक चिप से बचने के लिए इसे अलग करने के लिए बहुत सारी युक्तियों का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन चिप्स के टाइप क्या है। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ चिप। छीलन की उत्पत्ति यानी कि चिप्स की उत्पत्ति मशीनन किए जाने वाले पदार्थ के प्रकार, कर्तन दिशा पर डिपेंड करती है। विभिन्न धातुओं के मशीनन के दौरान उत्पन्न होने वाली छीलनों को मुख्यतः निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि है डिसकंटिन्यूअस और सेगमेंटल चिप्स। फर्स्ट है कंटिन्यूअस चिप,
जिसे बोलते हैं सतत छीलन। सेकंड है डिसकंटिन्यूस चिप और सेगमेंटल चिप, जिसे कहते हैं असतत और खंडयुक्त छीलन। और थर्ड है कंटिन्यूस चिप विथ बिल्डअप एज, जिसे बोलते हैं घटित कोर युक्त सतत छीलन। हम इन चिप्स की वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिसकंटिन्यूस और सेगमेंटल चिप। ठीक है, तो इसे बोलते हैं खंडयुक्त छीलन। तो ये छीलन छोटे छोटे खंड यानी सेगमेंट्स के रूप में होती हैं। इस प्रकार की छीलन कास्ट आयरन या फिर ब्रॉन्ज जैसे ब्रिटल मटेरियल्स की मशीनिंग के टाइम बनती है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जब हम इसमें छीलन होता है तो यहाँ पे इस चिप्स के छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टूल इधर की तरफ मूव करता है उसी तरह ये चिप्स अलग होती रहती हैं। डिसकंटिन्यूस चिप्स बनने के लिए कुछ निम्न कारण हैं। ठीक है, वो कारण है कि जो वर्क मटेरियल है वो ब्रिटल होना चाहिए, जैसे कि ग्रे कास्ट आयरन, और नॉन डक्टाइल होना चाहिए। इसकी जो कटिंग स्पीड है वो लो होनी चाहिए। ठीक है, तो जब कटिंग स्पीड लो हो और लुब्रिकेशन अपर्याप्त हो तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूस चिप बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके फलस्वरूप चिप्स और टूल के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन अत्यधिक हो जाने से जो चिप है वो टूटकर छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही जो टूल है उस पर वियर भी सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि निगर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है, और कार्य की पृष्ठ पर फिनिश भी अच्छी नहीं मिलती है। ठीक है, तो लो कटिंग स्पीड एंड लो लुब्रिकेशन इसका एक रीज़न है। थर्ड है लो रेक एंगल। ठीक है, यानी कि औजार पर छोटे अवनमन कोण के कारण भी इस टाइप की चिप्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। सेकंड है कंटिन्यूस चिप्स। तो इस टाइप की चिप आपको डायग्राम में दिख रही है। ठीक है, इसमें खंडयुक्त छीलन नहीं हो रहा है, लगातार इसमें चिप्स बनती जा रही है। ठीक है, ऐसी छीलन तब उत्पन्न होती है जब रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम इस टाइप के न्यूनतम घर्षण टाइप के वर्कपीस यूज किए जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस चिप्स फॉर्मेशन के लिए कुछ प्रमुख कारण हैं, जो कि है डक्टाइल मटेरियल यानी कि तन्य पदार्थ, हाई कटिंग स्पीड उच्च कर्तन चाल, लार्ज रैक एंगल बड़ा अवनमन कोण, शार्प कटिंग एज यानी तीव्र कर्तन धार, एफिशिएंट कटिंग फ्लूइड यानी कि दक्ष कर्तन द्रव, लो फ्रिक्शन बिटवीन चिप्स एंड टूल फेस यानी छीलन और औजार फलक के मध्य निम्न घर्षण। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस चिप विथ बिल्टअप एज। ठीक है, सो इन मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल विद लॉन्ग चिप टूल कॉन्टैक्ट लेंथ, lot of stress and temperature develops in the secondary deformation zone at the chip tooth interface. ठीक है, तो तन्य पदार्थों के मशीनन में इस प्रकार की चिप उस परिस्थिति में उत्पन्न होती है जब चिप और टूल के इंटरफेस पर अत्यधिक घर्षण विद्यमान होता है।
Under such high stress and temperature in between two clean surfaces of metals, strong bonding may locally take place due to adhesion similar to welding. ठीक है, तो ऊपर की ओर अग्रसर होने वाली कटिंग टूल के फलक पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो चिप की नॉर्मल रिएक्शन औजार की कटिंग एज और नोज पर सबसे ज़्यादा होती है। इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर डेवलप होता है। तो उसके फलस्वरूप टूल की नोज के समीप वाली संपीड़ित धातु टूल नोज पर वेल्ड हो जाती है और इस वेल्डेड अतिरिक्त धातु को ही बिल्ट-अप एज कहा जाता है। Such bonding will be encouraged and accelerated if the chip tool materials have mutual affinity or solubility. The weld material starts forming as an embryo at the most favorable location and thus gradually grows. ठीक है, तो ये जो welded material है ये एम्ब्रियो की तरह, मतलब एक छोटे से एम्ब्रियो की तरह बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर ये बड़ा होता जाता है। With the growth of the built-up edge, the force also gradually increased due to wedging action of the tool tip along with the built-up edge formed on it. ठीक है, तो जैसे जैसे बिल्ट-अप एज का निर्माण होता जाता है, ठीक है, उसी तरह उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है। Whenever the force exceeds the bonding force of the built-up edge is broken or sheared off and taken away by the flowing chip. Then again it starts forming and grow. ठीक है, तो ये जो फोर्स अगर बिल्ट-अप एज के बॉन्डिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो जो चिप है वो वहाँ से टूट जाती है और अलग हो जाती है और फिर वो अलग होकर निकल जाती है और फिर उसके बाद फिर से दूसरी बिल्ट-अप एज बनना स्टार्ट हो जाती है और फिर वापस वो बढ़ती रहती है। ठीक है, तो जो वेल्डेड धातु इसमें जो बनती है, ठीक है, वो स्ट्रेन के कारण बहुत ज़्यादा हार्डन और ब्रिटल होती है। जैसे जैसे चिप कटिंग टूल के फलक के सहारे ऊपर की भाग की ओर वर्कपीस के पृष्ठ पर चिपका रह जाता है, जिससे रगड़कर कार्यकारी पृष्ठ भी खुरदुरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, सरफेस फिनिश अच्छी नहीं होती है और टूल लाइफ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। लो कटिंग स्पीड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बिल्ट-अप एज। ठीक है, तो लो कटिंग स्पीड है वो भी कारण है बिल्ट-अप एज बनने का। तो इस तरह से अगर बिल्ट-अप एज फॉर्मेशन होता है तो उससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट हैं, जैसे कि सरफेस फिनिश खराब हो जाती है। इट अनफेवरेबली चेंजेस द रैक एंगल एट द टूल टिप कॉजिंग इंक्रीज ऑफ कटिंग फोर्स, दैट इज पावर कंजप्शन। तो पावर कंजप्शन ज़्यादा आता है और वाइब्रेशन इसमें इंड्यूस होता है। इसके अलावा टूल लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बिल्ट-अप एज का गुड इफेक्ट ये है, ये कटिंग एज को सुरक्षित रखता है। टूल की जो कटिंग एज है उसको सुरक्षित रखता है, तो इससे जो टूल लाइफ है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट है, सरफेस फिनिश खराब होती है, पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है और वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। जबकि फ़ायदा ये है कि इससे जो टूल की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से कंटिन्यूस चिप विद बिल्ट-अप एज बनती है, जो कि है वर्क मटेरियल डक्टाइल। अगर डक्टाइल वर्क मटेरियल का यूज़ किया जाता है तो बिल्ट-अप एज कंटिन्यूस बिल्ट-अप एज बनती है। सेकंड है हाई कटिंग वेलोसिटी, यानी कि उच्च कर्तन चाल का अगर यूज़ किया जाता है तो बिल्ट-अप एज बनती है। उच्च कर्तन चाल पर वेल्ड की सामर्थ्यता घट जाती है। थर्ड है लो फीड, यानी कि निम्न प्रभरण के कारण भी बिल्ट-अप एज बनती है। पॉजिटिव एंड हाई रैक एंगल, ठीक है,
यानी कि औजार के अवनमन पृष्ठ एवं छीलन के मध्य जो कोण है वो पॉजिटिव और हाई होता है, जिस वजह से बेल्टा पेच बनती है। बोथ कूलिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ कटिंग फ्लूइड, ठीक है, यानी कि इसमें कटिंग फ्लूइड बराबर होना चाहिए। ऑब्लिक कटिंग इंस्टेड ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है। तो लंब कोणीय कर्तन के स्थान पर त्रिअंक कर्तन करके छीलन और औजार के बीच जो दाब है उसे कम करना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये मैंने उल्टा बोल दिया। ऑब्लिक कटिंग शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग। This is the condition for not forming continuous built-up edge, ठीक है। ये जो सारी कंडीशंस हैं, ये कंडीशन है जब हमें बिल्ट-अप एज नहीं बनाना है। बिल्ट-अप एज को बनने से रोकने के लिए जो उपाय है वो है ये, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।